पाकिस्तान टीम में से सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा प्लेयर था जो आपको सपोर्ट करता था? शुरू में तो जावेद भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया। मुझे याद है इमरान खान बड़ा यंगस्टर को बहुत उठा के रखते थे, हर एक की वो तारीफ़ें करनी, तो वो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते थे। एक मशहूर वाक़या है आपके बारे में कि आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक हाथ से बैटिंग करें, एक हाथ आपका टूटा हुआ है। फैसलाबाद में था जी वो मैच, मुझे वॉल्श की बॉल लगी थी और मेरा ये लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हुआ था। मैं और स्किपर इमरान खान खेल रहे थे। मतलब इतनी स्लो विकेट पे वो इतना तेज़ बॉलर, वो या तो थ्रो था। आप किस प्लेयर को समझते हैं कि ये इंडिया का एक ग्रेटेस्ट प्लेयर जो है ना वो गुजरा है? टू बी ऑनेस्ट, तेंदुलकर बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। विराट कोहली जी। बहुत बड़ा प्लेयर है। राहुल द्रविड़ मुझे बड़ा पसंद था। बाबर आजम आपको एज ए प्लेयर और एज ए कैप्टन आपके क्या थॉट्स हैं? एज ए कैप्टन तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम, एक स्कैंडल था आपका मैच फिक्सिंग के हवाले से। किसी बंदे ने रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी। 12 में मुझे एग्जानरेट किया, क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि ख़त्म है पाबंदी। कुछ ऐसे प्यार करने वाले थे जो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकूं। बहुत मैं एक प्लेयर था जिसने ये फ़ाइट की, बाकी सब ने जुर्माने पे किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। आज के मेरे मेहमान हैं पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान और एक लेजेंडरी बैट्समैन। 283 मैचेस पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, ओडीआई मैचेस, और 103 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान भी हैं। 92 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान जीता तो उसका भी हिस्सा थे। 96 वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल हारा, उस टीम का भी पार्ट थे। 99 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान फाइनल हारा था उसका भी पार्ट थे। द वन एंड ओनली और लेजेंडरी बैट्समैन, मेरे वैसे ही हमेशा बड़े फेवरेट रहे। मतलब तारीफ़ मैं अब क्या करूं, इनकी तारीफ़ इतनी ज़्यादा मैंने उनकी कर दी है कि मेरे पास अब अल्फाज शायद ख़त्म हो गए हैं। सलीम मलिक साहब आज के मेरे मेहमान हैं, उनसे जानते हैं उनके कैरियर के बारे में, किस तरह उनका क्रिकेट की तरफ आना हुआ, और इसके अलावा ज़ाहिर है इतने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। फिर जो सबसे एक प्राउड मोमेंट है हम पाकिस्तानियों के लिए, वो जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, उस स्क्वाड का वो हिस्सा थे। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, अपनी पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। हमारी तो नॉर्मली गपशप चलती रहती है क्रिकेट के बारे में, बहुत सारे क्रिकेटर्स भी आते हैं। फॉर्मेट ऐसा है, लेकिन आप जैसे लेजेंडरी बंदा जब हमारे सामने होगा तो ज़ाहिर है हमें भी जो क्वेश्चन है वो बहुत सोच के हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। क्रिकेट की तरफ आपका आना कैसे हुआ? क्या शौक़ था शुरू से ही क्रिकेट की तरफ, या कोई और भी ऐसी गेम थी जिस पे आपको दिलचस्पी थी लेकिन आपने क्रिकेट को चूज़ किया? नहीं यार, दिलचस्पी और किसी चीज़ में शायद होती, चूँकि मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ। जी जी। शालमी वहाँ अब तो है, वहाँ सारी दुकानें बन गई हैं जी, बड़ी मार्केट बन गई है। हाँ, अगर आप देखें ना तो वो एक गंदा नाला होता था, उसके साथ ही ये चारों तरफ जो हमारी अंदरून शहर है इसके इर्द गिर्द बागात हुआ करते थे। अच्छा। बाग था पूरा, तो हमारे घर के साथ ही वो बाग था जहाँ हम क्रिकेट खेला करते थे। मैं तो इसलिए खेल में इसमें आ गया चूँकि मेरे बड़े भाई जो थे वो, उनकी जैसे हम मोहल्लों में होती है टीम होती है, तो वो क्रिकेट टीम थी उनकी। ठीक है। तो वो क्रिकेट खेला करते थे, तो चूँकि वो खेलते थे इसलिए शायद वो हॉकी खेलते तो मैं हॉकी की तरफ चला जाता, या जो भी खेलते। आप अपने बड़ों को देखते हैं ना कि यार ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉलो आप उसी चीज़ को करते हो। तो चूँकि वो क्रिकेट खेलते थे इसलिए मैं भी रोज़ उनके साथ, जब बिल्कुल छोटा सा बच्चा जब होता है 5-6 साल का, ठीक है। जब से उनके साथ वो क्रिकेट जाके उनके साथ खेलनी, और इसी तरह क्रिकेट फिर शुरू हुई। वैसे उसमें बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं, मैं बड़ा रफरी होता अच्छा। जब बचपन में छोटा होता था तो अक्सर आउट हो जाना तो मैंने रोना शुरू कर देना कि नहीं मुझे बारी और दो। चूँकि लाडला था, घर में सबसे छोटा था, और भाई उस वक़्त टीम के वो करता धरता होते थे, तो अक्सर लड़ाई हो जाया करती थी कि यार इन्हों किनिया की बारियाँ दईए मैं 5-5 6-6 बारी, हर दफ़ा आउट होकर रोना मुझे बारी दो। तो अच्छा टाइम था जी। तो ये बेसिकली मतलब साहब, स्कूल क्रिकेट में आपने कब इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि स्कूल क्रिकेट में आपको ज़ाहिर है अपनी एबिलिटीज़ का तो पता चल गया होगा उस मौके पे, तो क्या आपने ये रियलाइज़ स्कूल क्रिकेट में किया या जब आपने क्लब ज्वाइन किया, और पहला क्लब कौन सा था जब आप मतलब अच्छी क्रिकेट की तरफ आए?
यार मैं चूँकि शालमी रहता था तो हमारे यहाँ एक पुरानी, मेरे काफ़ी स्कूल मैंने चेंज किए क्रिकेट अच्छा। की वजह से। ठीक ये है। मैं पुरानी अनारकली में सेंट फ्रांसिस स्कूल एक हुआ करता था, क्रिश्चियन स्कूल। तो वहाँ शुरू में, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ अर्ली 70 की ना। ठीक है। तो उस वक़्त मैं जब स्कूल गया ना तो वहाँ चूँकि क्रिकेट बास्केटबॉल ज़्यादा था हमारा। ठीक है। अगर आपका कभी इत्तेफाक हो सेंट फ्रांसिस जाने का, भी मेरे ख्याल बास्केटबॉल की वहाँ है कोड मेन बना हुआ है। बना हुआ है। ठीक है। और वहाँ एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, जॉन फर्नांडिस, मुझे याद है आज भी उनका नाम। वो साइकिल पे घुमा करते थे, अक्सर जो क्लास से बाहर होता था वो बैन से उसको मारा करते थे, बड़ा रोब होता था। तो वहाँ हमारी एक क्रिकेट की टीम थी। उस टीम हमारी एक छोटी सी ग्राउंड भी है, अगर आप लॉ कॉलेज देखें ना, उसके बिल्कुल साथ हमारी एक छोटी सी, अभी भी शायद ग्राउंड हो, तो वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो मैं दूसरी तीसरी क्लास में हुआ करता था, उस वक़्त मिस पढ़ाया करती थी। तो मुझे अक्सर मैट्रिक वाले बच्चे ना, मैं लेग स्पिन किया करता था, ऊंची ऊंची लेग स्पिन, फ्लाई लेग ब्रेक। तो चूँकि वो मोहल्ले में लड़ाइयाँ कर कर के बारी लेने का भी शौक़ था, तो खेलना थोड़ा बहुत आ गया हुआ था, आउट नहीं होता। तो मुझे ले जाया करते थे, तो वो बड़ी हैरान हुआ करती थी कि इसको कहाँ ले जाते हो। अच्छा। तो मैं वो जाके उनके साथ वहाँ खेला करना। तो बड़ा, उसके बाद फिर ये हुआ कि जब मैं 5वीं क्लास में गया ना, तो वहाँ क्रिकेट इतनी थी नहीं। ठीक है। तो वहाँ चूँकि मैं रेगुलर अपने महल्ले की टीम से भी मुझे खिलाया करते थे, तो उनको लगा कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ ना। तो वहाँ एक राशिद मलिक साहब हुआ करते थे, वहाँ बास्केटबॉल के वो बहुत अच्छे प्लेयर थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे बड़े भाई जो मुरातब थे उनको कहा कि इसको अगर आपने क्रिकेट खिलानी है तो इस स्कूल में तो इसका कोई चांस नहीं है। तो आपको याद होगा उस वक़्त 2 स्कूल हुआ करते थे, स्लीम मॉडल और मुस्लिम मॉडल। जी जी जी। तो मैं फिर स्लीम मॉडल स्कूल में, उन्होंने मुझे 5वीं के बाद वहाँ एडमिशन करवा दिया। तो वहाँ मैं रहा 8वीं 7वीं या 8वीं तक। वहाँ फिर ये कहा गया, वहाँ बाबर साहब हुआ करते थे हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज जी। और आप यकीन करो कि अब वैसे लोग नहीं हैं। वो अपनी तनख्वाह जो हुआ करती थी ना, वो हमारी ग्राउंड तो थी नहीं, वो स्कूल के क्लासरूम के अंदर जो बरामदे थे वहाँ हम बाद में प्रैक्टिस किया करते थे, और वो अपनी सारी फ़ीस हमें बच्चों को खिला देते थे। अच्छा। याद है आज तक कि वो बाहर गन्ने वाला रो वाला हुआ करता था। ठीक है। वो सारे पैसे वो शाम को उन्होंने सबको बाल्टी में, मुझे याद है, रो आना, सबको उन्होंने पिलाना कि यार ये पियो। तो उन्होंने बड़ी क्रिकेट की मैं समझता हूँ खिदमत की। तो घर की तरफ से भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट वगैरह? घर की तरफ से ये मैं बड़ा लकी था। वैसे तो उस वक्त लोग अक्सर मारते थे कि चलो जाके पढ़ो, तो वो मुझे क्रिकेट के मामले में, चूँकि वो खुद भी घर में भाई खेलते थे, सारे ही खेलते थे, तो इसलिए मुझे कभी रोका नहीं गया। ठीक है। फिर 8वीं में मुझे उन्होंने कहा कि यार अगर इसको बेहतर स्कूल जो है वो मुस्लिम मॉडल है, क्योंकि वहाँ से बड़े लोग निकले हैं। तो फिर मैं मुस्लिम मॉडल स्कूल चला गया। तो ये 3 स्कूल मैंने चेंज किए क्रिकेट की वजह से। फिर 8वीं के बाद फिर वो स्कूल में, वहाँ स्टैंडर्ड वाकई अच्छा था, हर साल जीतती थी वो चैम्पियनशिप। कंपटीशन भी बहुत होता था उस वक्त, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन उस वक्त तो मुझे याद है, उस वक्त आमिर मलिक मेरे साथ हुआ करते थे। जी जी। एक तनवीर हुआ करते थे, और बहुत सारे लोग थे ऐसे जो पाकिस्तान तो नहीं खेले, पर पाकिस्तान के करीब। आमिर मलिक तो पाकिस्तान खेले हुए हैं। आमिर और मैं दोनों फिर पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल। तो मुझे याद है कि हम लोग ना जी 10 बजे तक ना जी हम स्कूल क्लासेस अटेंड करते थे। मास्टर यूनुस साहब हुआ करते थे हमारे। अच्छा। स्पोर्ट्स इंचार्ज, उन्होंने बड़ी खिदमत की है क्रिकेट की। तो यूनुस साहब 10 बजे के बाद हम मिंटो पार्क चले जाते थे। ये हमारी क्लास सिर्फ 10 बजे तक होती थी। अच्छा। उसके बाद मिंटो पार्क चले जाते थे हम। कोई 1 या 2 बजे तक हमारा नेट लगता था। कौन सा होता था आपका नेट? मुस्लिम जिम खाना? हम वैसे प्रैक्टिस करते थे क्रिस्चियन क्लब में, हमारा स्कूल का नेट लगता था। क्रिस्चियन मॉडल का?
क्रेसेंट क्लब थी ओके ओके ओके, मिंटो पार्क में। ठीक है वहाँ स्कूल का हमारा नेट लगता था। वैसे मैं विक्टोरिया से खेलता था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता ये था कि जैसे ही स्कूल वो कनेक्ट ख़त्म होता था, फिर हम चले जाते थे अपने 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 लड़के जो मुख्तलिफ जिस क्लब से खेलते थे। मैं विक्टोरिया पे खेलता था, पहला नेट था हमारा यादगार के बिल्कुल साथ आ। ठीक है। तो वहाँ चले जाते थे। और उसके बाद हम, आपको याद होगा उस वक़्त ना ये टफ वगैरह कम थी। सर मैं ताड़ी तो छोटा नहीं शायद चले अच्छा आपको नहीं याद होगा उस ठीक वक़्त, है। उस वक़्त ये साथ कोई बिठाना चाहिए था जो मेरी एज वाला नहीं होता। नहीं, मैं बस ठीक है ना। अच्छा, जिसको मैं कहता कि यार आपको याद है। आपको याद है, मैंने इसलिए करेक्शन किया ये आपकी। सही किया आपने। अच्छा अच्छा, उस वक़्त ना टर्फ की पिचेज़ हुआ करती थी या सीमेंट हुआ करता था, 2 नेट लगते थे। ठीक है। जिसने टर्फ पे खेलना होता था थोड़ी देर के लिए वो उस पे खेलता था, और फिर सीमेंट पे हम प्रैक्टिस किया करते थे। ठीक है। तो हमारा क्या काम होता था कि सबसे पहले हम बैठे होते थे, वो पानी शानी लगा के मालियों के साथ नॉर्मली जो हर कई क्रिकेटर दफ़ा, करता है। हाँ कई दफ़ा हम उनके साथ रोल भी किया करते थे विकेट को कि यार अच्छी विकेट तैयार प्रैक्टिस करें करें। इसमें। तो उसके बाद क्या होना कि हमने बैठ जाना, जो पहले आने वाला लड़का होना असी कहना इन्हों फसाना है, इन्हों उसको आउट करना, और फिर उसके बाद कहना भाई आउट आउट है। फिर जितनी देर हमारा नेट नहीं लगना उसकी पिद्दी लगानी। तो ये इस तरह हमारी क्रिकेट जो थी ना इम्प्रूव होती गई। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मलिक साहब मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, बल्कि हमारे जो पब्लिक पॉडकास्ट के जो व्यूवर्स हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि आप कौन सा आपका वो ऐसा फॉर्मेट था जब आप लाइक अंडर 19 के लिए, अंडर 16 के लिए, या कब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार अंडर 19 के ट्रायल हो रहे हैं, किसने आपको मोटिवेट किया कि आप उन ट्रायल्स में जाएं, और कैसे आपकी सिलेक्शन हुई, इसके बारे में हमें बताएं। अच्छा, जब मैं विक्टोरिया किया ना जी, तो चूँकि मुझे घर वालों ने, जो हमारे लोकल मोहल्ले के लोग थे जो क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने कहा कि यार इसमें टैलेंट है, इसको विक्टोरिया पे ले जाएं किसी क्लब में और इसको वहाँ खेलना चाहिए। इसमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। इसको नज़र आता है कि ये खेल सकता है अच्छी क्रिकेट। तो मैं जब आया ना मिंटो पार्क, तो वहाँ हमारे कोचेज़ हुआ करते थे रब नवाज साहब। अच्छा। जो अंपायर भी रहे उनको अक्सर मेजर रब नवाज कहते हैं। जी जी जी। तो वो उन्होंने बड़ी मेहनत की हम पे। हमारे अलाउद्दीन साहब हुआ करते थे, हमारे जितने क्लब के थे, तशामुद्दीन थे, उसके बाद जी, पाकिस्तान आपने देखा होगा खेले हैं। जी जी, पाकिस्तान खेले हैं नेशनल बैंक से तशामुद्दीन खेलते साहब। जी तो बिल्कुल। शमू भाई और इन सब लोगों ने, जब मैं छोटा था तो उन्होंने कहा कि यार ये इसमें करंट है, इसको ना। पोटेंशियल मैं है। लेग स्पिन किया करता था। ओके। तो मुझे उन्होंने कहा, मैं बैटिंग शुरू की ना, तो उन्होंने कहा ये बैटिंग में भी ठीक है। तो वो हमारी लीग हुआ करती थी, जूनियर लीग और सीनियर लीग। तो मुझे ना उन्होंने मैचेस खिलाने शुरू कर दिए। आप यकीन करो मेरे पैड इतने बड़े होते थे, मैं 9 मैचों में 7 में रन आउट हुआ। वाह, वो पैडों की वजह से आपसे भागा नहीं जाता था। मगर फिर एक टाइम आया कि थोड़ी सी हाइट ठीक हुई, तो मैं इम्प्रूव, उनको लगा कि मैं बेहतर क्रिकेट खेल सकता हूँ, अच्छी क्रिकेट खेल सकता फिर हूँ। हमारे ट्रायल हुआ करते थे, मुझे याद है अंडर 19 के ट्रायल हुए, 2 पंजाब की टीमें बनी। ठीक है। एक ए और एक बी थी अंडर 19 की। तो हमने भी ट्रायल दिए, तो सिलेक्ट हो गए उसमें अंडर 19 में। आपको पता है क्लब जो थी ना, अभी भी क्लब बहुत करती हैं, उस वक्त क्लबें अपने प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट करती थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा करती थी कि वो हमारा प्लेयर खेलना चाहिए, जितनी भी क्लबें थी। तो हमारी क्लब ने भी किया कि मुझे खेलना चाहिए, कि मैं ठीक खेलता हूँ। ठीक है। तो मैं अंडर 19 के लिए जब सेलेक्ट हुआ ना, तो उस वक्त मुझे याद है कि हमें उन्होंने बी टीम में डाल दिया। ए टीम अच्छी होती थी, बी टीम थोड़ी कमज़ोर टीम, जो कमज़ोर थी या सिफारशी जिसमें ज़्यादा। अच्छा। तो मुझे याद है यूनिवर्सिटी में हमारा मैच हो रहा था, तो हमारे जो कोच थे या मैनेजर थे, उन्होंने मुझे टीम में नहीं डाला। ठीक है। जब अंडर 19 की टीम अनाउंस हो रही थी ना, तो मैं तो छोटा था, मैं बड़ा मायूस भाई भी कि यार ये तो इन्होंने टीम ही नहीं डाला। तो मुझे याद है मियाँ तो उस वक़्त
मियां असलम जो जो मियां असलम आईसीसी के अंपायर उनके भाई हैं। हालांकि आपस में क्लबों की बहुत लगती थी, मैं उनका एहसान आज तक नहीं भूलता कि उन्होंने मेरे लिए फ़ाइट किया। मैनेजर को कहा कि इसको तुम क्यों नहीं डाल रही, ये अच्छा लड़का है, इसको खिलाओ। उन्होंने बड़ा बहस करके मुझे मेरा नाम दिलवा दिया। अच्छा, मैंने 100 कुछ स्कोर कर दिया उस मैच, क्या डेब्यू मैच में? डेब्यू में ज़बरदस्त। अब 100 किया, फिर अगली मैच में फिर कोई 70-80 कुछ किया। हम लोग बाहर हो गए। 2 या 3 मैच खेले, मेरा स्कोर मतलब टॉप पे था। ठीक है। अब हम बाहर हो गए, सिलेक्शन शुरू हो गई, टूर्नामेंट ख़त्म हो गया। आप यकीन करो कि जब सिलेक्शन हो रही थी ना, तो मेरी 140 की एवरेज थी और जो सेकंड था उसकी 40 की थी। और मैं फिर भी डर रहा था कि पता नहीं मैं सिलेक्ट होता हूँ या नहीं होऊंगा कि नहीं होगा। तो मैं याद है उस वक्त शौकत राना हुआ करते थे सिलेक्शन। जी। तो मेरी क्लब वाले जो सब, मुझे याद आज तक कि उनके पीछे पड़ गए कि ये लड़का सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो ये मुझे फिर ब्रेक थ्रू वहाँ से मिला कि मैं पाकिस्तान अंडर 19 जानी थी उस वक्त, श्रीलंका और इंडिया। तो मैं उस टीम में सिलेक्ट हुआ था। तो यहाँ से मेरा कैरियर जो आपकी जर्नी शुरू होती है। तो फिर आप जब पाकिस्तान खेले हैं, जब आपका फर्स्ट टाइम पाकिस्तान टीम के लिए नाम आया, स्क्वाड 81-82 में गालिबन आपका डेब्यू हुआ था, तो वो मोमेंट ज़रा हमारे साथ शेयर करें कि मतलब आपकी एक्साइटमेंट लेवल क्या थी और क्या परफॉर्मेंस थी, क्या मतलब आपका उस वक़्त जज्बात क्या थे, क्या आपकी थिंकिंग थी उस वक़्त? यार उस वक्त ना मुझे याद है अंडर 19 कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन जिन्होंने आपके ऊपर मतलब डीप आई, जिसको मैं कहूँगा कि स्पेशली आपके ऊपर ही उनका फोकस था कि सलीम मलिक एक तगड़े बल्लेबाज हैं, बेहतरीन बैट्समैन, उनको पाकिस्तान खेलना चाहिए, या आपको पाकिस्तान खिलाने में हेल्प की? यार हुआ ये था कि हम जब अंडर 19 गए ना इंडिया, तो वहाँ भी थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस थी मेरी। ठीक है। चूँकि मैं ज़्यादा नहीं खेला, मैं बहुत छोटा था उस वक्त। आपको मैं बताऊँ, मैं 15 साल का हूँगा उस वक्त। मैट्रिक के फ़ौरन गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे गए तो हम टीम में सेलेक्ट हो गए थे। तो वहाँ मैचेस खेले, जितने मैचेस खेले उसमें अच्छा मेरा स्कोर था। तो जब वापस आए ना पाकिस्तान, तो उस वक्त आपको फिर मैं आपको कहूँगा, आपको याद होगा, आपने कहना मुझे नहीं याद। ठीक है। उस वक्त पाकिस्तान का टूर था इंडिया का। आसिफ इकबाल उस वक्त हमारे कैप्टन थे। अच्छा। तो हम बहुत बुरी तरह हार के आए थे इंडिया से। ठीक है। तो वहाँ आके काफ़ी चेंजेस हुई, और उसमें एक लकीली मैं समझता हूँ कि कुछ उस वक्त जायद भाई को कप्तान बनाया था इन्होंने, तो बगावत हो गई थी उनके खिलाफ। ये किस सन की आप बात बता रहे हैं? ये मैं 81 की बात 81 की बात बता रहे हैं। अच्छा, ये टीम के दरमियान जो बगावत हुई थी उस वक्त बहुत सारे प्लेयरों ने खेलने से इनकार कर दिया। कौन से प्लेयर्स थे जिन्होंने खेलने से इनकार कर दिया था उस वक्त? उस वक्त सारे जितने टॉप के प्लेयर्स थे, माजिद खान थे, इमरान खान थे, मोहसिन हसन खान, राजा, हारून और सरफराज नवाज, जहीर अब्बास, ये बहुत बड़े नाम, ये सब बड़े नाम जो हमारे सुपरस्टार जितने थे। जी। उन्होंने कहा जी, हम चूँकि वो जूनियर थे, तो उन्होंने कहा जी हमने इनके अंडर नहीं खेलना। तो कोई रीज़न थी, कोई फाइट थी, कोई इख्तलाफात थे? रीज़न यही थी कि वो जूनियर थे। अच्छा। तो उनके ऊपर बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे ना, जैसे माजिद भाई थे, जहीर अब्बास थे, बारी थे। तो आसिफ इकबाल की कप्तानी में उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया? नहीं, आसिफ इकबाल वो जब वहाँ से वापस आए थे तो उन्होंने और मुश्ताक मोहम्मद साहब ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो उस वक्त जब कैप्टन बनाया गया तो वो जावेद मियांदाद की कप्तानी में खेलने से इनकार कर, क्योंकि ये भी उस वक्त यंगस्टर ही थे, नए आए थे, मगर चूँकि बहुत रेगुलर थे, बड़ा स्कोर करते थे, तो उन्होंने इनको कप्तान बनाया था। तो टीम ने बगावत कर दी कि जी हम तो इनके अंडर नहीं खेलेंगे। तो लकीली उसमें जिसको कहते हैं ना कि हम बड़े लकी थे कुछ प्लेयर, उसमें उनमें हमें भी मौका मिल गया खेलने। अच्छा। तो इस तरह ये हम शायद जब अगर वो बगावत ना होती तो शायद आपको चांस ना मिलता। मतलब बहुत मुश्किल चांस था कि इतने बड़े प्लेयरों के बीच में आपका जाना आपको बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। मगर वो उसमें लकीली मैंने डेब्यू पे 100 कर दिया। यस। और फिर मैं उन प्लेयर के वापस आने पे भी फिर कुछ देर के बाद वो प्लेयर्स वापस आ गए थे।
तो मैं टीम के साथ फिर वो कहते हैं ना तो जुड़ जब गया। वो प्लेयर वापस आए मलिक साहब, तो वो जावेद मियाँदाद की कप्तानी में ही उन्होंने रजामंदी जाहिर की खेलने की, या हाँ, कप्तान को चेंज कर दिया गया नहीं था? वो कुछ सुलह हो गई आपस में, अच्छा, उनका कुछ इख्तिलाफात खत्म मामला हुए। तय हुए। और मुझे याद है लाहौर का डेब्यू पे 100 करने के बाद लाहौर में मैं टेस्ट मैच से बाहर था, अच्छा। क्योंकि सारे वापस आ गए थे। हाँ, मगर आप जूनियर थे। मैं जूनियर था, ठीक है। पहला मैच था। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं टीम के साथ रहा, हम्म, मतलब वो टूर्स शुरू हो गए। मैं इंग्लैंड का टूर किया, ऑस्ट्रेलिया का किया, तो फिर टीम के साथ साथ मैं मतलब मुझे निकाल नहीं पाए, इसलिए कि मैं उनको लगा कि ये यंगस्टर ठीक है। पोटेंशियल है, ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आप पाकिस्तान टीम में गए, उस वक्त इतने बड़े बड़े नाम थे, तो आपको सबसे ज़्यादा पाकिस्तान टीम में से सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा प्लेयर था जो आपको सपोर्ट करता था ड्रेसिंग रूम? असल में देखें, शुरू में तो जावेद भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि वो उन्होंने जैसे ही मैं पाकिस्तान टीम में आया, उन्होंने हबीब बैंक में मुझे ऑफ़र की कि आप हबीब बैंक ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो मैं हबीब बैंक में चला गया। मगर जो सबसे ज़्यादा जो किया ना मैं टीम में, मुझे याद है इमरान खान बड़ा यंगस्टर को बहुत वो प्रमोट करते थे। बहुत उठा के रखते थे, हर एक की वो तारीफ़ें करनी। तो इस तरह जितने भी सीनियर्स थे, जेड भाई थे, बाकी लोग थे, तो वो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते थे, चूँकि मैं फील्डिंग में काफ़ी मेहनत करता था, ठीक है। एक्स्ट्रा मेहनत करता था फील्डिंग में। तो वो फिर नेट में जाके इनको 2-2 घंटे सबको बॉलिंग करनी, अच्छा, थ्रो किया करना, ठीक है। कि हर एक ने कहना यार आओ भाई, जूनियर की तो कमबख्ती होती है ना जब वो आता है, जब तो इतने बड़े बड़े नाम आते हैं। तो वो उनको एक वैसे भी मेरे से वो ज़्यादा करते थे, क्योंकि मैं उनको प्रैक्टिस बहुत बहुत करवाता ज़्यादा था। प्रैक्टिस करवाते थे। तो हर प्लेयर ने फिर बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि यार ये यंगस्टर बड़ा मेहनत करता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग जाना शुरू हो गए, फिर पाकिस्तान टीम में आपकी जगह बननी शुरू हो ये गई। आपको कब सलीम भाई रियलाइज़ हुआ कि आप एक मुस्तकिल रुकन जो है वो पाकिस्तान टीम के बने? वैसे तो मैं आपको बताऊं, जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ आया था तो मैं बाहर कभी नहीं हुआ उसके बाद। अच्छा, मैं मतलब आप इतनी, आपकी परफॉर्मेंस इतनी कंसिस्टेंट थी? एक तो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट थी, प्लस मुझे ना वो कभी भी इसलिए बाहर नहीं निकाला कि मैं फील्डिंग बेहतर करता था। Yes. अब अगर आप देखें, अब मेरे कैरियर को अगर आप उठा के देखें ना, तो मैंने बहुत सबसे ज़्यादा अगर 12th मैन ही की है ना किसी ने, तो वो मैंने की होगी। मतलब हर मैच में 12th मैन होता था, और मैंने 4-4 कैचेस भी किए हुए हैं 12th मैन ही में। वेरी गुड। आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, मुझे याद है कराची मैच में मैंने 4 कैच किए थे एज ए 12th मैन। ठीक है। तो वो उस वजह से भी, आपको पता है शुरू में हमारी फील्डिंग तो आज तक ठीक नहीं हुई, तो उस वक्त बेहतर फील्डिंग की वजह से भी मुझे बाहर नहीं निकालते थे कि यार ये इससे अच्छा फील्डर कोई नहीं है। अच्छा। तो मैं टीम के साथ साथ रहा। फिर ये है कि जब आप कंसिस्टेंट में जब हुआ हूँ, मेरा ख्याल में 83-84 के बाद फिर मुझे आप टीम से का ड्रॉप नहीं हुए? फिर मुसलसल पाकिस्तान का हिस्सा रहा। और इसके बाद मैं आप ये पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह आपने एक अपने करियर के बारे में बताया, 87 का वर्ल्ड कप आप खेले, 87 के वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी टीम थी पाकिस्तान की, तो 87 के वर्ल्ड कप में आप एक डिफरेंट प्लेयर हमें नज़र आए वहाँ पे। तो जब आप पहला वर्ल्ड कप खेल रहे थे, क्या आपके उस वक्त जज्बात थे, और आप मतलब एक्साइटमेंट लेवल का क्या हाल था उस वक्त कि आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और इतने इतने बड़े प्लेयर हैं, और फिर आप मुस्तकिल रुकन हैं टीम के? यार उस वक्त ना मुझे याद है इंग्लैंड पाकिस्तान में हमारा हुआ था 87 का, तो वो मुझे एक हमेशा थी कि मैं 4 नंबर पे खेलना चाहता था। मिडल ऑर्डर में ना मैं अक्सर, आप देखें, मैं 5वें नंबर पे खेलता जी था। जी बिल्कुल। तो चूंकि उस वक्त जावेद भाई खेलते थे नंबर 4 पे, तो मुझे तो चांस ही कोई नहीं था मेरा खेलने का। उस टूर्नामेंट में मुझे 1 डाउन मैंने किया उस सीरीज़ में। तो उस सीरीज़ में मैंने बड़ा स्कोर किया था उस वर्ल्ड कप में। ठीक है। अच्छा खासा मेरा ख्याल शायद टॉप ही किया हो। अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल हारे। जी, सेमीफाइनल आ रहे थे। मगर वो चूँकि मेरी बदकिस्मती कह लें कि मेरी बारी 4थे नंबर पे, मैं सिर्फ एक सीरीज़ खेला शारजा में, और मैं मैन ऑफ द सीरीज़ रहा। सारे जितने भी अवार्ड थे, सारे मैन ऑफ द मैच सब जीते। मगर चूँकि जावेद भाई खेलते थे, इसलिए मैं
नीचे 5वें नंबर पे ही फिर खेलता रहा। तो कभी आपने ये फील किया कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो एबिलिटी है, वो अगर आप नंबर 4 पे नहीं खेल रहे हैं तो वो वेस्ट हो रही हैं, तो आपने कप्तान से, चाहे खान साहब कप्तान थे, इमरान खान कप्तान थे, तो आपने कभी उनके साथ निगोशिएशन हुई इस टॉपिक के ऊपर? यार वो मेरा ख्याल है उस वक्त ना शुरू में 2 पोजीशन ऐसी थी जहां आप खेल सकते थे। एक वन डाउन थी या आप 5वें नंबर पे थे, क्योंकि वन डाउन पे ज़हीरबाज खेलते थे। ठीक है। तो वो भी मेरा कोई चांस नहीं था, क्योंकि वो उनसे बेहतर प्लेयर कोई नहीं था उस वक्त, कोई नहीं था। तो यहाँ जावेद भाई थे। ठीक है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं ऊपर किसी तरह जाऊँ, तो वो ख्वाहिश ही रही कि मैं ऊपर खेल सकूं। क्योंकि आप जब 5वें नंबर पे जाते थे ना, तो या तो टीम की पोजीशन बहुत बेहतर होती थी, और या बिल्कुल जो टीम या नीचे फिर लगी टीम होती बिल्कुल आगे लगी होती थी और आपने जाके स्ट्रगल करना होता था कि टीम को लेके चलना होता था। ठीक है। तो वो आपका कैरियर थोड़ा सा ना उसमें सफ़र किया उसमें, और वो हमें नज़र आया। अब अगर आप मुझसे ये पूछे ना आपको याद है, तो मैं आपको बताऊंगा मुझे याद है। नहीं, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मुझे ना अगर आप पहले 100 वनडे अगर देखें ना, अगर जी जी जी, तो मेरी बारी नहीं आती थी, क्योंकि जावेद भाई, जेड भाई, वो इतना इनका आपस में कंपटीशन होता था कि आपकी बारी नहीं आती थी। यहाँ फिर नीचे वसीम राजा हुआ करते थे, बहुत ज़बरदस्त। तो मैं नीचे 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 ना, मैं पहला मेरा अगर आप कैरियर देखें ना, तो मेरा बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ज़ीरो, मैं समझता हूँ कि कैरियर था। टीम से आप ड्रॉप नहीं हुए कभी? नहीं, ड्रॉप नहीं हुआ, चूँकि मैं आपको बताया ना कि फील्डिंग की वजह से, और फिर कोई थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता था। आपकी एवरेज 32 है ओडीआई। उसकी वजह ये है कि मैं आपको बताऊं कि मैं 86 के बाद जाके कहीं मुझे ऊपर भेजना, मेरी बारी आनी शुरू हुई। ठीक है। मतलब ये लोग निकल गए, जेड भाई चले गए, तो फिर आपके लिए स्पेस बनी, फिर थोड़ी मेरी बारी आनी शुरू हुई। ठीक है। और आप, मुझे याद है कि एक न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच था, गुजरांवाला, वहाँ मैंने स्कोर किया, या फिर 87 में जब वर्ल्ड कप वहाँ कलकत्ता में इनिंग खेली, उसके बाद कहीं जाके मुझे प्रॉपर बैटिंग मिलनी शुरू हुई, और फिर मैं जितना भी स्कोर किया वो आप देखें 80 और 87, 7 साल के बाद मेरा जो है ना, आपको अपनी पोजीशन पे बैटिंग करने का मौका मिला, मतलब स्कोर करने का मौका मिला, स्कोर करने का, बल्कि आपको अपनी पोजीशन पे भी बारी आई आपकी और आपने रन्स भी किए। अच्छा, एक मशहूर वाक़या है आपके बारे में कि मतलब आज तक हमने खुद भी देखा है, सुना भी है सारा कुछ। आप वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ आप एक हाथ से बैटिंग करें, एक हाथ आपका टूटा हुआ था, तो हाँ, वो ज़रा हमें स्टोरी बताएं कि वो एक खास है। दुनिया के बाद मेरे ख्याल बल्लेबाज होंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने काफ़ी देर तक आपने विकेट पे स्टे किया और एक ही हाथ से आप खेल रहे थे और बल्ले पे बॉल भी लग रहा था आपके। असल में वो फैसलाबाद में था जी वो मैच। मुझे याद है कि मुझे वॉल्श की बॉल लगी थी और मेरा ये लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हुआ जी 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 बिल्कुल। 87 के गालबन, ये 86 87 हाँ जी ऐसा ही है। तो वो मुझे याद है जी कि डॉक्टरों ने जो हमारे, बॉल लगा कैसे थे, मतलब ड्यूरिंग द बैटिंग? ड्यूरिंग द बैटिंग जी, मैं बैटिंग कर रहा था। मैं विकेट ख़राब था? नहीं, विकेट कोई ख़राब नहीं था, विकेट तो बहुत अच्छा विकेट था। बॉलर बहुत तेज़ था। वो बॉल बहुत तेज़ था। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हमारे 2-3 आउट मेरे ख्याल उस इनिंग में जल्दी आउट हो गए थे। मैं और स्किपर इमरान खान खेल रहे थे। ठीक है। तो मैं 22-23 रन पे खेल रहा था, तो वॉल्श बॉलिंग कर रहे थे, तो वो शॉर्ट पिच बॉलिंग उन्होंने 1-2 की, तो बड़ी वो मैंने ना आराम से उसको स्लो पेस से खेला। वैसे मैं आपको बताऊं, हम 2 बॉलर ऐसे थे जिनका हम इंतज़ार करते थे कि यार वेस्ट इंडीज़ के बाकी जाएं और ये बॉलिंग करने आए, क्योंकि ये उनमें सबसे स्लो थे, वॉल्श और एम्ब्रोज। अच्छा। तो ये उस वक्त बॉलिंग भी, विकेट भी कोई इतनी वो तेज़ नहीं थी। तो मैंने 2-3 बॉल रोकी ना, तो मैंने स्किपर को कहा, मैंने कहा जी ये इसका बॉल नहीं आ रहा, तो हम इजाज़त लेनी पड़ती थी। अच्छा, खान साहब से इजाज़त लेनी पड़ती थी। ठीक है। कि मैं इसको पुल वगैरह खेलूं ताकि स्कोर भी हो। उन्होंने कहा कि नहीं विकेटें गिरी हुई हैं, अभी कोई चांस, हाँ उन्होंने अभी कोई चांस नहीं लेना। और हमारी जूनियर प्लेयरों की क्या जरूरत थी कि हम कहेंगे नहीं। खैर वो मुझे ना वो वाला बॉल ना, अगर आप देखें कि वॉल्श का ना वो एक्स्ट्रा पेस थी,
आप अगर उस स्विंग को देखें कि नॉर्मली उसका बॉल नहीं आ रहा था, वो नॉर्मल पेस से बहुत ज़्यादा तेज़ आया। मेरा ख्याल में ऐसे ही था, बस यूं किया मैंने। अच्छा, आप और वो मेरे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? मतलब इतनी स्लो विकेट पे वो इतना तेज़ बॉलर, वो या तो थ्रो था मतलब उससे ज़्यादा उसके अलावा तेज़ आ नहीं सकता था। ठीक है। वो फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने, वो आपको याद होगा, पूरा प्लास्टर बिल्कुल चढ़ा पूरा हुआ था। प्लास्टर चढ़ा हुआ था आपके और यहाँ पे। मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि अब तुमने क्रिकेट जो है ना, बिल्कुल अल्लाह हाफिज़ कह दो, जितनी देर ठीक नहीं होते। ये 3 माह 4 माह के लिए प्रोसेस था। तो वो चूँकि हमारी पोजीशन ऐसी हो गई थी कि हमारी विकटें गिर गई, तो मुझे स्किपर ने कहा कि तुमने बैटिंग करनी है। तो मैंने, डॉक्टर ने कहा कि जी इसको बैटिंग ना कराएं, इसका कैरियर ख़त्म हो सकता है अगर दोबारा कुछ हुआ। खैर वो दोबारा जाना पड़ गया अंदर। ऑर्डर थे? ऑर्डर नहीं, वो ज़रूरत भी थी उस वक्त। अच्छा, उस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन थी टीम की। तो मैं जब अंदर बैटिंग करने गया, तो अगर आप देखें कि मैंने पहले लेफ़्ट हैंड से खेलने की कोशिश की। जी बिल्कुल। कि इसको बचाने की कोशिश की थी कि यार, वो मुझे समझ नहीं आई, बॉल गुजर गई तो मेरा बॉल लगा। और उसके बाद राइट हैंड से भी मैंने खेलने की कोशिश की, तो आपको याद होगा मुझे झटका लगा था। जब मैंने बॉल लगा ना, तो मैंने बैट नीचे गिरा दिया था। वो ऐसे था जैसे करंट नहीं आपको लगता, बिल्कुल ऐसे ही था। तो फिर मैंने एक हाथ से खेलना शुरू किया था। तो वो उसके बाद मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा टाइम लगा उसको कवर करने में, क्योंकि वो थोड़ा सा और ज़्यादा ख़राब हो गया था वो फ्रैक्चर। तो मगर चूँकि आपको तो पता क्या है, आपकी इतनी जो सक्सेसफुल, आपकी जो आप कह लें कि सेक्रीफाइस है, वो कोई इतनी कुर्बानी थी कि आप टीम के काम आई उस वक्त? और खान साहब की तरफ से क्या अप्रिसिएशन थी या स्टिल उसी तरह? असल में पता क्या, जब आप नेशनल टीम के लिए खेल रहे होते हैं ना, तो वो फिर एज ए प्रोफेशनल आपको देखते हैं कि ये जी इसको तो खेलना ही खेलना था। ठीक है। तो मुझे एक उस वक्त थोड़ा सा एक चीज़ मुझे बुरा लगा कि जब मैंने मैच के बाद चूँकि रेस्ट ही करना था, तो किसी क्रिकेट बोर्ड के बंदे ने या किसी ने भी आके ये नहीं पूछा कि यार तुम्हारा क्या हाल है, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है। उस वक्त तो नहीं थी इतनी। अब तो खैर हर प्लेयर को बहुत लुक आफ्टर किया जाता है। तो उस वक्त मुझे थोड़ी तकलीफ थी कि यार किसी ने फूलों का गुलदस्ता भी नहीं आके दिया कि यार तुम ठीक हो। अच्छा। तो ये उस वक्त थोड़ा हमारे में था कि हम लुक आफ्टर नहीं करते थे प्लेयर्स को। ठीक है, मतलब सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लिए खेलना है। वो बुरा लगता था उस वक्त, और बुरा लगा भी था। अच्छा मलिक साहब, उसके बाद हम चले जाते हैं 92 के वर्ल्ड कप पे। पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन हुआ 92। जब आप, पाकिस्तान की टीम जा रही थी, ऑस्ट्रेलिया पहुंची, तो जब आप यहाँ से फ्लाई कर रहे थे, तो आपको किसी के वहम गुमान में था कि हम जब वापस आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया जैसी सरजमीन पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप हो रहा है, जो हमेशा किसी भी एशियन टीम के लिए चैलेंजिंग कंडीशन रही है वहाँ पे, तो किसी ने कोई तवक्को थी किसी को कि ये टीम वर्ल्ड कप लेके आएगी? देखिए, जब आप टूर्स पे जाते हैं ना, किसी टूर्स पे भी आपको ये नहीं पता होता कि यार आप जीतोगे या हारोगे। आप हर टीम इसी नीयत से जाती है कि हम जीतेंगे। ठीक है, जब हम टूर पे गए तो हमारी भी यही था कि हमने ये वर्ल्ड कप जीतना है। ठीक है, वो तो सारी टीम कंबाइन होकर एक ही नारा लगा रही थी कि ये वर्ल्ड कप हमारा है। नहीं, ये मैं आपको बताऊं, मैं आपको या एक ही बंदा सिर्फ कह रहा था कि ये वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान जीतेगा? वो उसी तरफ आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये देखें, जब आप कोई भी टीम हो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, जो भी टीम जाती है ना, पहला जब टूर पे शुरू होने से पहले उनका एम यही होता है कि ये चीज़ हमने वर्ल्ड कप या जो भी टूर्नामेंट है हमने जीत के जाना है। ठीक है। तो हमारा भी यही था कि हम ये जीत के जाएंगे। वो सिचुएशन जब बाद में जो भी हुई, वो तो बाद की बात है ना, कि वो हम तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे। ठीक है। तो शुरू में तो हर टीम की ये कोशिश होती है, मगर बीच में जो सिचुएशन हुई कि हम तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे, हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी गंदी थी। बिल्कुल। तो उस वक्त सिर्फ एक बंदे के अलावा सब बंदे सोच रहे थे, हम टीम वाले, कि यार अब हम कभी भी नहीं जीतेंगे, ये तो हमारा कैरियर ख़त्म हो गया, क्योंकि मतलब वर्ल्ड कप में जो हमारा चांस है कोई नहीं है, अब हम नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारा वाकई कोई चांस नहीं था ना। अगर आप देखो कि हमारी पोजीशन, हम बिल्कुल नीचे थे, बॉटम पे थे। और इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ, साउथ अफ्रीका के, वो एक आधे पॉइंट से हम मिले। और फिर था कि वो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के मैच का डिसीजन था,
तो वो अल्लाह ने हर चीज़ जो थी ना वो हमारे हक में की। अच्छा मैं आपको बताऊं, जब भी मैच शुरू होने से पहले ना वहाँ एक इमरान खान थे जो कहते थे कि यार ये हमने ये वर्ल्ड कप जीतना है। अच्छा, तो अच्छा, आप लोग क्या हंसते थे? आप लोगों को हम लोग यकीन ही नहीं आता नहीं, था? हम लोग कुछ कुछ जूनियर थे ना जो ये वैसे रमीज़ ने सुनाया भी हुआ है हम्म। वाकया। हम जब जूनियर थे ना, हम बैठ के कहते थे यार स्किपर पागल हो गया है, अच्छा। स्किपर का दिमाग ठीक नहीं है, हम तो किसी किसी जगह है ही नहीं। हम बिल्कुल किसी। और वो कहे जाते थे कि नहीं ये हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। वो मोटिवेशन वैसी थी कि उन्होंने जब मीटिंग होनी, ये हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेंगे। हम यार ये जब स्किपर नहीं आना हमने कहना वो स्किपर स्किपर गिल गए हैं। मगर वो देखो कि अल्लाह का करना ये हुआ कि हम वर्ल्ड कप जीते। और मेरे ख्याल लोगों की इतनी दुआएं हर थी। मैच हारने के बाद आपको इतना मोटिवेट किया जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग मानने को तैयार नहीं थे कि हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। देखें वो नॉर्मली तो मेरा ख्याल जो भी इंसान होगा वो ये सोच ही नहीं सकता था कि जो पोजीशन थी। इतनी सारी चीज़ें आपके हक में जाएंगी और आप वर्ल्ड कप के फाइनल सेमीफाइनल में आएंगे। देखो ना कि वो को ऐसा मेरे ख्याल में तो शायद ही कभी ज़िंदगी में हो कि हर चीज़ आपके हक में जाए। जो जो चाहिए था हमें। रमज़ान चल रहा था, रमज़ान था, लोगों की दुआएं लोगों की दुआएं भी बहुत ज़्यादा थी, लोग दुआ भी कर रहे थे। और उस वक्त वो क्रिकेट में वैसे जितना लोगों ने पैशन था। दुआएं तो अभी भी बहुत सारे पिछले वर्ल्ड कप में भी की हैं। अच्छा, मेरा वो तो रमज़ान नहीं हमारी था। टीम तो है ही दुआओं के लिए ना, दुआएं करेंगे तो हमारी टीम जो है ना परफॉर्म करेगी। अच्छा मुझे ये बताएं सलीम भाई कि आपका जो रिलेशन था वो वसीम और वकार के साथ, जब वो टीम में आए तो आपका रिलेशन कैसा था उनके साथ? ये रिलेशन तो मेरा तो ठीक ही था, उनका ठीक नहीं था। उसकी रीज़न ये थी कि वो दोनों क्या उनके अंदर कोई ग्रुपिंग का कोई था जब ये टीम में आए थे? ग्रुप बंदी तो हमेशा से रही है, अभी तक आपको नज़र आ रही है, उस वक्त भी था। अच्छा। हालांकि ये पहले इनकी दोनों की बड़ी दोस्ती थी, मगर ये दोनों फिर ये हुआ कि दोनों कप्तानी चाह रहे थे। वकार चाह रहा था मैं कैप्टन बनूं और वसीम भी कप्तान चाह रहे थे कि दोनों कि मैं बनूं, वो कि मैं बनूं। तो ये ग्रुप बंदी हो गई थी। ठीक है। कुछ प्लेयर उधर थे, कुछ प्लेयर इधर थे। ठीक हो गया। तो उसमें क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी मुश्किलात हो रही थी कि यार क्या करें अब। तो उस वक्त आरिफ अली खान अब्बासी थे जी, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया क्योंकि मैं इन सबसे सीनियर था। बिल्कुल। न्यूजीलैंड के टूर पे कल्पना। जी 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 जी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि यार तुम कप्तानी कर लोगे? मैंने कहा जी बिल्कुल कर लूँगा, क्योंकि मैं तो अंडर 19 या बी बैंक सारी कप्तानियाँ जी जी आप करते हुए आ रहे थे। हमारे यहाँ वैसे अजीब ही एक है कि हमारे यहाँ सीनियरिटी नहीं देखी जाती। हमारे यहाँ जो कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको कप्तान बना देते हैं, और आज तक यही हो रहा है। इसीलिए हम स्ट्रगल करते हैं कि ग्रुप बंदी भी इसीलिए बनती है। तो खैर मैंने कहा जी हाँ मैं कर लूँगा, मेरे सारे जूनियर हैं। तो उन्होंने फिर मुझे कप्तान बना दिया। उसका नुकसान तो नहीं हुआ, मुझे तो नहीं होना था, मगर ये आपके खिलाफ भी ग्रुपिंग हुई थी? नहीं, मेरे खिलाफ तो मैं तो किसी ग्रुप में था ही नहीं ना। अच्छा, आप न्यूट्रल थे। इसीलिए मुझे उन्होंने कप्तान बनाया कि मुझे ग्रुप मैं कभी बनाया ही नहीं था ना, मुझे पता था कि ये इस तरह वो सोच ही नहीं थी। ठीक है। चूँकि मैं ग्रुप मेरा कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे कप्तान बना दिया। अब हुआ ये कि वकार और वसीम दोनों मुझसे नाराज़ कि ये बंदा कहाँ से आ गया है कप्तान हमने बनना था। खैर वो क्रिकेट बोर्ड ने बनाया था, तो वो खैर मेरे से तो नाराज़ रहे पूरा टूर। नहीं तो आप जब कप्तान बने तो क्या उसके कुछ आपके कैरियर के दरमियान तो आपके खिलाफ भी ग्रुपिंग नहीं हुई फिर? क्या नहीं, फिर बाद में हुई। बाद में हुई। उस वक्त तो उनको भी समझ नहीं आई ना, वो नाराज़गी में चले गए वहाँ। ठीक है। खैर वो दोनों मेरे से बोलते ही नहीं थे। अच्छा। आपस में भी नहीं बोलते थे और मुझसे भी नहीं बोलते थे। मगर चूँकि मैं सीनियर था, मुझे कुछ कह तो सकते नहीं थे। बिल्कुल ऐसी थोड़ा सा मैं होता भी थोड़ा सा अग्रेसिव किस्म का जी था। जी जी। तो इसलिए मैंने उनसे काम लिया फिर। ठीक है। जो एक कप्तान को जो है ना काम ले सकता है जिन प्लेयर से जिनके ऊपर उनको हाँ, वैसे मैं ये काफ़ी दफ़ा वाकया
सुना चुका हूँ कि वो बॉलिंग जब स्टार्ट पे जाया करते थे वो बॉल छीनते थे मुझसे, मेरे से बात नहीं करते थे, मैं अकेले ही बात करता हुआ जा रहा होता था। अच्छा, और इनको ये तो इसको वो गुस्से का इजहार कर रहे होते थे? मतलब गुस्से का वो मुझे कुछ कह तो सकते नहीं थे, एग्जैक्टली, आप सीनियर मगर थे। मेरे से बात नहीं करते थे। तो मैं उनको सिर्फ एक चीज़ ही कहता था कि देखो वसीम या वकार दोनों को मैं यही कहता था, मैंने कहा देखो उधर से तो उसने 5 आउट करने हैं, तुम्हारी अपनी रेपुटेशन है, तुम नहीं करोगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम्हारी अपनी एक दुनिया में एक नाम है, तुम अगर आउट कर, वो तो उसने तो 5 आउट करने हैं उधर से। ठीक है, वसीम अकरम ने। वसीम को कहता था वकार ने 5 आउट करने हैं। अच्छा, उसको ये कहता आप पॉलिटिक्स मतलब काम लेना था ना जी, ठीक ये है, तो ताकि जोर लगाएं और अच्छा अच्छी परफॉर्म करें। आप मैनेजमेंट यही होती है कि आप किसी से काम लें, हम्म। बजाय आप भी मैं भी अगर नाराज होके बैठ जाता हाँ, तो फिर तो मुश्किल हो टीम में वो दोनों, मैं कहता जाओ नहीं बॉलिंग करनी ना करो, किसी और को करो, तो वो आपकी टीम ने तो अच्छा नहीं करना जाता। था। ठीक है, बिल्कुल मैंने ऐसे। उनसे काम लिया, ठीक है। और वो दोनों ने, आप अगर उस सीरीज में देखें तो तीसरा बॉलर बॉलिंग नहीं करता था, वो दोनों 5 आउट कर देते थे, तो हम जीते लेकिन रहे। आपके खिलाफ किस किस टेनोर में आपके खिलाफ फिर अचानक ग्रुपिंग शुरू हुई, और किन्होंने की कि आप कप्तान जो है आपको कप्तानी से हटाया जाए, हम अपना ही ग्रुप बनाते हैं? यार ग्रुप बंदी तो थी बहुत देर से, ये साउथ अफ्रीका आपके कप्तान बनने के बाद? हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जी, जी, जी। मैं जब हम साउथ अफ्रीका टूर्स पे थे ना, तो उस वक़्त दोनों ने रियलाइज़ किया कि ये क्या, ये तो हम जीते जा रहे हैं। अच्छा। और कुछ और लोग भी थे उसमें शामिल, तो वो उन्होंने फिर कहा कि यार अब इसको फारिग किया जाए। अच्छा। फिर वहाँ से लड़ाइयाँ शुरू हुई, और बहुत सारे प्लेयर्स ने मेरे ख़िलाफ़ भी बयानात दिए। ठीक है। और असल में लड़ाई शुरू कुछ इस तरह हुई कि हमारा एक वकार अनफिट हुआ, मुझे याद आया कुछ टूर पे इसको बैक की प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ कुछ प्लेयर्स ने कहा जी, हम मीटिंग हो रही थी कि री इन्फोर्समेंट किसको बुलवाया जाए, तो इन्होंने कहा जी कि मुश्ताक को बुलाया जाए। मैंने कहा यार एक फास्ट बॉलर अनफिट हुआ है, तो यार अल्टरनेट फास्ट बॉलर आना फास्ट बॉलर चाहिए। आएगा, फास्ट बॉलर की बात करें। मगर वहाँ कुछ प्लेयर ऐसे थे जो बजिद थे कि चूँकि ग्रुप का हिस्सा था वो भी उस वक्त, कि जी मुशी को बुलाया जाए। ठीक है। तो मैंने कहा कि जी मुशी तो नहीं आएगा, आएगा तो फास्ट बॉलर आएगा, अगर अनफिट स्पिनर चाहिए होता तो ज़रूर हम बुलाते। ठीक है। तो उस पर फिर लड़ाई शुरू हुई, मगर मैंने फिर भी फास्ट बॉलर ही हमने बुलवाया उसको। कौन सा फास्ट बॉलर बुलाया? आमिर नज़ीर। आमिर नज़ीर। आमिर नज़ीर ने फिर 5 आउट किए। हम पहला मैच हारे हुए थे, हम दूसरे 2 मैच जीते उसके बाद। ठीक है। हम सीरीज़ जीते, पता नहीं 30 साल के बाद ये ऐसा हुआ था। आमिर ने आते ही 5 आउट किए, तो उसके बाद फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें, फिर आपने कब रियलाइज़ किया कि आप खुद ही स्टेप डाउन कर गए, आपने कहा कि मुझे कप्तानी छोड़ देनी चाहिए इसमें? नहीं, उसके बाद कप्तानी छीनी ये गई। ख्याल भी कभी आया ज़हन में? नहीं, या मैं तो 99 तक खेला। जी, जी। 94 में मुझे कप्तान बनाया गया। फिर उसके बाद फिर ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग था वो कि फिर मुझे कप्तानी से हटा दिया गया। वो वर्ल्ड कप भी आना था, तो वर्ल्ड कप के लिए नया कप्तान उन्होंने बनाया जी, 99 के वर्ल्ड कप के, 96 के वर्ल्ड कप, 96 के वर्ल्ड कप के लिए। तो वो फिर चीज़ें जो थी ना जी, वो कुछ ऐसी भी हुई कि मैंने कभी डिस्कस ही नहीं की और ना मैं करना चाहता। अच्छा, चलिए ये तो खैर है। फिर 96 का जो वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका में ये वर्ल्ड कप हो रहा था, तो पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल आ रहा था, और आपको पता है कि ऐसा वो मैच था कि अनबिलीवेबल मैच था, जिसकी पाकिस्तान तवक्को कर रहा था कि इंडिया, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान से बहुत कम जीतता था ना, जितनी तगड़ी पाकिस्तान की टीम थी। तो सडनली ऐसा क्या हुआ था कि जब हम क्वार्टर फाइनल इंडिया से हारे हैं, वसीम अकरम रात तक तो ये कह रहे थे कि मैं फिट, मैं खेलूँगा 100%। सुबह जब मैच डे आता है तो सडनली वसीम अकरम ने कहा कि मैं नहीं खेल सकता, अताउर रहमान को गालिबन खिलाया गया था। कि क्या इसकी वजह हुई थी? अनफिट थे, क्या मसला? असल में मैं आपको बताऊं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे कि मुझे याद है कि बाल ठाकरे उस वक्त ज़िंदा थे, तो उस वक्त उन्होंने बड़ा शोर किया था कि हम पाकिस्तान को मैच नहीं खेलने देंगे। ठीक है। तो मुझे याद है कि हम जब बेंगलोर में हम अपने होटल से निकले थे,
मैंने इतना बड़ा प्रोटोकॉल ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, शायद किसी प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं देखा होगा। ठीक है। 100 गाड़ियाँ आपके आगे हों, 100 पीछे हों, और फिर 2 बस, आपकी बस जा रही है, कोच, और एक साथ इस तरफ कोच है और एक इस तरफ, और आपको कहा जाए कि नीचे होके बैठ जाओ। तो इस तरह का हमें डराया गया था। अच्छा। फिर उसके बाद हुआ ये कि जब फाइनल से एक दिन पहले ना वसीम अनफिट हुए थे, तो मुझे याद है उन्होंने इंजेक्शन भी दिया। तो मीटिंग में ये बात हुई कि यार अगर तो आप अनफिट हो तो अभी आपको बता दें कि आप अनफिट हो, ताकि टीम मेंटली तैयार हो जाए। ठीक है। क्योंकि मेन बॉलर बैकबोन थे उस वक्त। वसीम मेन बॉलर था, कप्तान था। जी जी। तो लड़कों ने, सब ने, हमने कहा कि यार अगर नहीं फिट तो अभी बता दो, ताकि लड़के सारे तैयार हो जाएं कि कल हमने वसीम को बगाया जाए। ठीक है। तो चूँकि इंजेक्शन वगैरह लगा था, तो वसीम ने कहा कि नहीं, मैं सुबह खेलूँगा। फिर अचानक सुबह सडनली टॉस से पहले पता चला टीम को कि जी, वसीम ने कहा मैं तो फिट नहीं हूँ। तो फिर टीम का मोराल बहुत डाउन हुआ था। एकदम नीचे गिरा, सारे परेशान कि ये हुआ क्या है। फिर आमिर ने कप्तानी की। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही था। एक तो होम ग्राउंड था, कुछ हम अंडर प्रेशर भी थे, डेप्थ ओवर में वकारियस को भी काफ़ी रन हो मार गए। पड़ी। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो भी बाद में कवर हो गया था। अगर आप देखें, आमिर सुहेल और सईद अनवर ने बड़ी बहुत शानदार अच्छी इनिंग्स बैटिंग खेली। की थी। बिल्कुल। वो फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई, फिर बीच में उसको कवर इतना अच्छा किया था दोनों ने कि हमें मैच वो बड़े आराम से जीतना चाहिए बिल्कुल था। हम ट्रैक पे थे मैच जीतने के। मगर बीच में कोई 7-8 ओवर बहुत स्लो गए, जिसकी वजह से फिर मैच फिर हमारे हाथ अच्छा से। मलिक साहब, मुझे ये बताएं, जब आप इंडिया जाते थे तो इंडिया की मेहमान नवाजी के बारे में बताएं, क्योंकि वो तो हमेशा से बड़े, मतलब जो इंडियन अवाम है, बड़े फ़ैन रहे हैं। तो जब आप जाते थे तो आपकी मेहमान नवाजी और जो उनका एटीट्यूड होता था, जो फैंस आपकी बहुत ज़्यादा थी फ़ैन फॉलोइंग, तो उसको वो कैसा रिस्पॉन्स होता था? देखिए, इंडिया में जो लोगों का बिहेवियर है ना, वो हमेशा से बहुत अच्छा था। ठीक है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने, ग्राउंड की हद तक डिफरेंट था, ग्राउंड से बाहर आपको पब्लिक बहुत प्यार करती है। मैं आपको बताऊं, जब वो भी यहाँ आए तो आप देखें हमारे लोग बहुत उनको इज्जत देते हैं। ठीक है। तो वहाँ बाहर ये पॉलिटिक्स है, ये जो आपको नज़र आता है ना, लोग कभी भी नहीं चाहते वहाँ के भी कि पाकिस्तान ना आए या ना खेले। ठीक है। तो इज़्ज़त बहुत मिलती थी वहाँ लड़कों को। मगर ये था, चूँकि इतना ज़्यादा पॉलिटिकली इतना ज़्यादा हाइप उसको दी गई हुई थी कि वो बाल ठाकरे ने जो कहा था कि ये पाकिस्तान को मैं खेलने नहीं दूंगा। ठीक है। तो आप कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। आपकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होती थी कि आपके कमरे के बाहर तो सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता था, तो आप बाहर कहीं जा नहीं सकते थे। मगर वहाँ के लोग आपको बहुत लाइक करते हैं और बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन जब वो इंडियन टीम पाकिस्तान का दौरा करती थी तो आप लोग मेहमान नवाजी के तौर पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, किन प्लेयर्स के साथ आपका ज़्यादा करीबी ताल्लुक होता था और जिनको आप आउटिंग के लिए भी साथ लेके जाते थे स्पेशली, या आप लोगों को भी जब आप इंडिया जाते थे तो आप लोगों को भी आउटिंग के लिए लेके जाते थे? तो असल में मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया ना जी कि अर्ली 80s तक तो इतना कोई ख़ास नहीं था, प्रेशर नहीं होता था। आप बाहर भी चले जाया करते थे शॉपिंग करने। तो अक्सर आप कहीं शॉपिंग करने जाते थे तो आप यकीन करो रोड बंद हो जाती थी। अच्छा। इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो वहाँ से फिर निकलना मुश्किल होता था। मगर ये है कि 90s के बाद ना फिर चीज़ें चेंज हो गई। फिर आप बाहर नहीं जा सकते थे। ठीक है। अक्सर आप स्कीपर जब थे तो लोगों के घरों में खानों पे या पार्टी वगैरह में जाते थे रेडी। आप लोग जब इंडिया जाते थे? इंडिया जाते थे। ठीक है। तो कपिल देव से बहुत थी, और बहुत सारे प्लेयर्स थे। वो जब यहाँ आया करते थे गोल्फ इकट्ठा खेलते थे हम। अच्छा। अक्सर बाज़ारों वगैरह में भी ले जाया करते थे? बाज़ार में ज़रा मुश्किल होता है यहाँ। अच्छा। आपको पता है सिक्योरिटी के बगैर मेहमान नवाजी का कोई ना कोई तरीका तो आप लोग जाते थे, लेके जाया करते थे, बाहर भी खानों पे अक्सर जाया करते थे। ठीक है। तो मगर ये था कि सिक्योरिटी की वजह से ना थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। आप घर में खाने पे बुला लेते थे या कोई ऐसी जगह जहाँ सिक्योरिटी का सिस्टम हो, वहाँ अक्सर लड़के जाया करते थे। अच्छा, उस वक्त
के दौर की अगर बात करें इंडियन क्रिकेट की और पाकिस्तानी क्रिकेट की, तो उस वक़्त की क्रिकेट और क्या कुछ ख़ास था स्पेशली उस वक़्त पाकिस्तान टीम के अंदर कि इंडिया कभी जीतती नहीं थी? उस वक़्त की क्रिकेट में आपके टेन्योर की मैं बात कर रहा हूँ, और आज की क्रिकेट की तरफ बाद में आते हैं। देखिए उस वक्त ना इंडियन प्लेयर्स जो थे ना वो मैं आपको बताऊं कि जब हम शारजाह वगैरह खेलते थे ना तो एक टाइम आया था कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, हमने नहीं खेलना क्योंकि जीतते नहीं थे। ठीक है। उन्होंने एक टाइम पे कहा था हमने खेलना ही नहीं शारजाह। उसकी सही। रीज़न मैं आपको बताऊं क्या था कि इंडियन प्लेयर्स ना, एक तो बहुत बड़ा मुल्क है, हर स्टेट से एक एक बंदा वो सिलेक्ट होता था, तो वो ना उनकी कोशिश ये होती थी कि हम अपना इंडिविजुअल स्कोर करें, मैच हारता तो हार जाए। अक्सर ये हम सेल्फिश बैटिंग कर। सेल्फिश बहुत बहुत था उसमें कि ठीक हम है। 25-30 नॉट आउट करें, अपना स्कोर करें, अगले टूर के लिए अपने आप को पक्का करते थे। ये चेंज हुआ, आप ये देखें ये चीज़ हमारे में नहीं थी। अच्छा, आप हमारे एक यूनिट बन के खेलते थे। हमारे में ये था कि जब तक इमरान खान थे उस वक्त तक ये था कि यार फाइट करना है, मैच हारे जीते हमने फाइट करना है, एंड तक लड़ाई करनी है। ठीक है। तो वो चीज़ इंडिया में नहीं थी। अच्छा। वो इंडिया के प्लेयर्स डरते थे कि यार हमने अगला टूर करना है। ये चेंज आई जब धोनी आया। वो जब आपको याद होएगा यहाँ पाकिस्तान का टूर किया 2005 में गालिबन 2002 या इस तरह, नहीं 2005 में इंडिया ने आखिरी टूर किया था पाकिस्तान का। फर्स्ट टाइम जो उससे पहले कब आई? उससे पहले मेरा ख्याल गालिबन 2002 या 3 में आई थी शायद। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि उस वक्त फिर चेंज हुआ जब उन्होंने हमें यहाँ हराया। उसके बाद फिर माही ने धोनी ने बिल्कुल इंडियन टीम को आप देखें बिल्कुल उठा चेंज कर दिया था। इवन उसके बाद गंगूली, उससे पहले गंगूली ने बड़ा इस पे काम किया हुआ था। ठीक है। तो चेंज वहाँ आके आई है कि उनको वो जो एक वो डर था ना उनका, वो मेरे ख्याल उसने निकाला कि नहीं जीतने के लिए खेलना, और बड़ा कूल कप्तान था। तो उसके बाद आप देखें इंडिया की टीम फिर ऊपर ही लेकिन मलिक साहब अगर हम बात करें, अब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ और देखते देखते वो मतलब क्लेम करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडियन बहुत सारे जो 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 स्पेशली आईपीएल होते हैं इनमें मैच फिक्सिंग के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं? आपने क्या ऑब्जर्व किया इस थ्रू आउट इस सारी चीज़ों में? यार इस पे तो चूँकि मैं क्रिकेट से रिलेटेड मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मगर मैं इस पे बहुत सारे प्लेयर्स को तो सजाएं भी तो हुई हैं, ये जो आईपीएल में जो वो खेले थे श्रीशांत। वैसे तो मैं ये बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि वो क्लेम करते हैं कि जी हमारा क्रिकेट बोर्ड सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, सबसे बड़ी लीग हम करवाते हैं। उसके बाद फिर आप ये मैच फिक्सिंग के स्कैंडल भी तो सबसे ज़्यादा वहीं से निकलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि रेवेन्यू, तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा वही होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही पूरी दुनिया में अगर आप देखें उनका होल्ड है। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो कहता हूँ कि जैसे वो अमेरिका का कहते हैं, वो इंडिया क्रिकेट में अमेरिका ही है। अच्छा। क्योंकि देखें ना 70 से 80% रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं, तो वो फिर डिक्टेटरशिप, तो वो डिक्टेटर तो हैं वो। ठीक है। वो हर चीज़ अपनी मनवाते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप उनकी टीमों के टूर्स देख लें। मैंने आपको अभी प्रोग्राम से पहले बता रहा था कि इवन ऑस्ट्रेलिया में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एशियन टीम ने 5 दिन तक मैच जाता हो, तीसरे चौथे दिन मैच खत्म हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमें आदत थी स्लो विकेटों पे वहाँ बाउंस ही होती थी। तो ये उन्होंने चेंज करवाया था, बैटिंग ट्रैक्स करवा दी उन्होंने। देखे ना, उन्होंने तो इनको तड़ी लगाई थी कि यार अगर भाई अगर 5 दिन तक मैच नहीं गया तो हम अपनी स्पॉन्सरशिप नहीं आपको देंगे। ठीक है। तो इनको चेंज करना पड़ा। अब आप देखें स्लो विकेटें हैं वहाँ, उस तरह की विकेटें नज़र नहीं आती जो कभी हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसे। आप 100 से ज़्यादा तो टीम कभी स्कोर करती नहीं थी पर्स जैसी विकेट पे। अब पर्स जैसी विकेट पे भी 200 होते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोर हो रहे हैं। तो डोमिनेट तो किया उन्होंने। ठीक है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने पैसों के जोर पे अब वो क्रिकेट टोटली चेंज हो गई। अच्छा सलीम भाई, मुझे ये बताएं कि इंडिया के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर आप कौन सा आपके ख्याल में है? कोहली है, फिर सचिन तेंदुलकर है, फिर उसके बाद बड़े बड़े जो बैठे हैं, रोहित शर्मा है, जो आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट में या आपके वक्त में आप किस प्लेयर को समझते हैं कि ये इंडिया का एक ग्रेटेस्ट प्लेयर जो है ना वो गुजरा या है?
यार ये हर दौर में ग्रेट प्लेयर गुजरे हैं इसमें आपके दौर में? देखिए मुझे जो इंडिया का प्लेयर पसंद था ना तो वो राहुल द्रविड़ था। वो टेक्निकली वो बहुत साउंड प्लेयर था। ठीक है। और मुझे वो मैं टू बी ऑनेस्ट तेंदुलकर बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर निकाले हैं, विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है। ठीक है। मगर मुझे जो था ना रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ मुझे बड़ा पसंद था क्योंकि उसकी टेक्निक बहुत अच्छी थी। ठीक है। मुश्किल 3 विकेटों में भी उसने इंडिया के लिए बड़ा स्कोर किया है, जहां बाकी प्लेयर उस तरह नहीं खेल सके। अभी भी अगर आप देखें ये थोड़ी सी मुश्किल विकेटें आपको अमेरिका में नज़र आई हैं। ये वही प्लेयर्स थे जिनके पिछले वर्ल्ड कप में 500 600 स्कोर आपको नज़र आते थे एक फ्री प्लेयर के। तो इसमें तो पूरे टूर्नामेंट में आपको टोटल इतना नज़र नहीं आया। थोड़ी सी मुश्किल विकेटें नज़र आई थी तो आप हर प्लेयर एक्सपोज हो गया था। तो इसलिए इन विकेटों के ऊपर भी वो जो राहुल द्रविड़ था ना, मुझे इंग्लैंड के विकेटों पे याद है कि जहाँ बहुत ज़्यादा सीम होता था, वो बड़ा टेक्निकल साउंड प्लेयर था। लेकिन राहुल द्रविड़ की अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या की मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है कि हार्दिक पांड्या को इंडिया ने कैसे उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, कैसे दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर बना दिया हार्दिक पांड्या को, और हार्दिक पांड्या को एक मैच विनर बनाने में राहुल द्रविड़ का कितना रोल है। अभी आपने राहुल द्रविड़ की बात की। देखिए राहुल द्रविड़ का मैं इसलिए कहता हूँ कि वो मुश्किल विकेटों का प्लेयर था। अब वो विकेटें नहीं है। आप पांड्या की अगर बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत बड़ा ऑलराउंडर है इस करंट क्रिकेट में जी। मगर आप विकेटों को अगर आप कंपेयर करें और तो मेरा नहीं ख्याल कि अब तो बिल्कुल सीधी विकेटें होती हैं और 60 गज की बाउंड्री है। उसमें 100 गज की और 60 गज की बाउंड्री का बहुत फ़र्क है। फिर आपने चिट्टी जिन्होंने उसी पंजाबी च कहने फटा विकेट है, आपने बस खड़े होके टाइम करना है। ना आपको सीम नज़र आनी है, ना आपको स्विंग नज़र आनी है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं बात करता हूँ कि आज की क्रिकेट जो है वो बहुत आसान क्रिकेट है। आप थोड़े से भी अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा टाइम करते हैं, बड़ी हिट मारते हैं, तो आप बहुत बड़े प्लेयर। अच्छा, राहुल द्रविड़ अच्छे कोच थे इंडियन टीम के, या अब जैसे गंभीर को इन्होंने कोच बनाया है, गौतम गंभीर को? देखिए राहुल द्रविड़ जैसा तो शायद इनको कोच ना मिले। आप देखें उसने अंडर 19 से शुरू किया। आपको जितने भी प्लेयर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे राहुल द्रविड़ ने दिए हुए हैं। ठीक है। और अगर आप फिर उधर ही अगर आप हमारे इधर आ जाएं, मैं आ रहा हूँ उस तरफ भी आ रहा हूँ। अब मैं इधर स्पेसिफिकली पहले मैं पूछना चाह रहा था कि डिफरेंस बिटवीन दोज गाइज। देखें इस चीज़ का फ़ायदा जो है ना, किसी बड़े प्लेयर का फ़ायदा उठाया वो सिर्फ इंडिया ने उठाया कि उन्होंने कैसे कैसे प्लेयर दिए हैं। अब आपको इंडिया में कहीं भी खला नज़र नहीं आती। एक जाता है तो पीछे एक प्लेयर उनका बैठा हुआ है उसको कवर करने के लिए। ठीक है। तो ये उसी का कमाल है ना कि उसने आपको दिए। जो जहाँ तक आपने उसका कहा कि कोच चेंज हो रहा है, वो राहुल द्रविड़ ने खुद स्टेप डाउन नहीं, वो स्टेप डाउन किया लेकिन उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। तो गौतम गंभीर जिस तरह इंडिया की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी, जिस तरह वो हर इवेंट में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और हर इवेंट अपने नाम करते हुए आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 50 ओवर के वर्ल्ड कप में वो फाइनल हारे थे, लेकिन क्या वो इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगे जो राहुल द्रविड़ ने ट्यून सेट की है? ये देखें, ये तो अभी कबज़ल वक्त है ना, आप इस पे कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। हो सकता वो भी अच्छा कोच हो, मगर मेरा नहीं ख्याल कि उतना अच्छा कोच होगा। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंडिया की टीम ही इतनी बेहतर है अपनी विकेटों पे और जिस किस कंडीशन में वो खेल रही है उसमें शायद इतना ज़्यादा रोल कोच का ना हो। ठीक है। क्योंकि वो ख़ुद भी उनके प्लेयर इतने अच्छे हैं कि वो अपनी विकेटों पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो शायद उतना फ़र्क ना पड़े। अच्छा मलिक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम, एक स्कैंडल था आपका मैच फिक्सिंग के हवाले से। 23 साल की पाबंदी आपके ऊपर लगी, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि आपका कैरियर ही तकरीबन ख़त्म कर दिया गया था उस डिसीज़न की वजह से। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
ये एक्चुअली कसूर किन का था, क्या हैपेंड हुई, क्या ऐसा इशू बना कि सिर्फ आपको ही उस उन सारी जो है ना पनिशमेंट जो आपको दी गई वो? यार वो गला फिट मेरे में आ रहा था इसलिए अच्छा। मुझे सज़ा दी गई। देखें इस दुनिया से चला गया है जस्टिस क्यों, जी जी ये सारा किया धरता तो उसी बंदे का था ना। जी जी। आप देखें कि अगर आप किसी बंदे ने रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी आज तक नहीं पढ़ी। 12 में मुझे एग्जानरेट किया, क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि ख़त्म है पाबंदी। उसके बाद फिर ये किसी ना किसी चक्कर में मुझे डाल देते थे। असल में क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे प्यार करने वाले थे जो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकूं। आप देखें, बहुत मैं एक प्लेयर था जिसने ये फ़ाइट की, बाकी सब ने जुर्माने पे किए थे, मैं वह था जिसने कोई जुर्माना पे नहीं किया। अच्छा, और मुझे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एग्जॉनरेट किया था। ठीक है। तो ये उस वक्त से लेके अब तक ये यही कहते थे जी आईसीसी मना कर रहा है, आईसीसी मना कर रहा है। जबकि वो आईसीसी मना नहीं कर रहा था। आईसीसी ने तो कभी मना किया नहीं। हम कौन से हम प्रॉपर एक मेंबर हैं जी जी, आईसीसी के। आईसीसी के एसोसिएट मेंबर नहीं थे जी जी, कि टेस्ट हम नेशन है। उनसे पूछें। तो इन्होंने कभी, ये जो अंदर बैठे हुए लोग थे, इन्होंने हमेशा इस चीज़ पे डाले रखा कि जब भी मैं कोर्ट में जाता, जब भी कहीं कोई बात होती, तो ये कहते जी आईसीसी मना कर है। लास्ट टाइम जो मैंने केस किया था इनके ऊपर, आपको अगर याद हो, तो उस वक़्त इनका जज बैठा हुआ था, अपॉइंट किया था कि वो, बल्कि मैंने पैसे जमा करवाए थे, उनकी फ़ीस मैंने दी थी जज साहब की। जी जी। कि इन्होंने कहा था बाद में वापस करेंगे, वो आज तक नहीं मिली। अच्छा, वो भी मैंने दी ठीक है। कि मैं इस चीज़ से चाह रहा था कि एक दफ़ा ख़त्म हो। उन्होंने फिर इनसे पूछा कि जी आईसीसी का लेटर दिखाओ हमें, जो आप कहते हो आईसीसी हमें मना करता है। तो जब आईसीसी का लेटर दिखाया गया तो उसने कहा जी हमें तो इस ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं, हमें भी इस पे शक है, तो हम इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं, आप अपने तौर पे इंक्वायरी करो। तो जज ने कहा ये तो आईसीसी नहीं मान रहा, तो आप इस पे पाबंदी कैसे लगाई हुई है आपने? ठीक है। ये लास्ट टाइम जब हुई थी, और उसके बाद उन्होंने अपनी जजमेंट में ये कहा था कि आज के बाद इस चीज़ को किसी कोर्ट में आप पेश नहीं कर सकते, क्रिकेट बोर्ड को कहा था। ठीक है। और क्रिकेट, मैं एक चीज़ का इनके पास अपनी इंसाफ के लिए जा रहा हूँ, और जब जज ने कह दिया, इन्होंने दूसरे दिन क्या कह दिया जी कि मैं जॉब मांग रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ क्या दी जी जी। कि मैं जॉब मांग रहा हूँ, और जबकि मैं तो उस जो चीज़ के लिए गया ही नहीं। तो इन्होंने लोगों को फिर दूसरी तरफ घुमा दिया कि जी ये तो अपनी उस वक्त 14 में मैंने इनको लिखा था कि अगर कोच की या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। ठीक है। इन्होंने कहा, उस 14 वाले लेटर को वो जज ने कहा कि अगर इसने आपसे ये चीज़ मांगी थी तो इसका जवाब क्यों नहीं दिया आपने इसको। इन्होंने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी ये तो जवाब मांग रहा है। मतलब मैं जिस चीज़ के लिए आपके पास आया था कि आईसीसी का लेटर आप लेके घूमते हो, उसमें तो आईसीसी ने कहा हमें तो शक है कि ये चीज़ गलत है, तो वो तो क्लियर हो गई, उसकी बात ना करें कि ये जवाब मांग रहा है। मतलब इस किस्म के काम डिवाइड करनी, ये हमेशा से कुछ लोग ऐसे थे अंदर क्रिकेट बोर्ड के जो चाहते ही नहीं थे कि मैं आऊँ। तो उन्होंने ये हर वक्त यही पिछले 23 साल से इसी चक्कर में डाल के मुझे रखा, और मैं शुक्र है अल्लाह का, मैं उसमें भी क्लियर हुआ। अच्छा, अब पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात कर लें, इस वक्त बाबर आजम, आपको एज ए प्लेयर और एज ए कैप्टन आपके क्या थॉट्स हैं बाबर आजम और एज ए प्लेयर और एज ए कैप्टन के बारे में? क्या कप्तान बाबर आजम बेहतर हैं? देखें, एज ए कैप्टन तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही उनकी, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है इतनी। वो हम बहुत सपोर्ट करता हूँ मैं उसको। ठीक है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी क्रिकेट जो है वो आपके पास एक ही प्लेयर है। परफॉर्मेंस होना ना होना वो एक डिफरेंट चीज़ है, पर टेक्निकली वो आपका एक वाहद प्लेयर है जो बहुत अच्छा प्लेयर है, बाबर आजम। मगर एज ए कैप्टन जो एक होती है ना अथॉरिटी, वो नहीं दिखा रहा। आप देखें ना, अब अथॉरिटी कैसे दिखाएं जब वो टीम के कप्तान थे, वाइट बॉल में तो अब भी हैं।
हाँ, ओडीआई के भी कप्तान थे, टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे, उनकी मर्जी की टीम ही मिलती थी उनको। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी मर्ज़ी की टीम होती रही है। ये कैसे हो सकता है अ, कि एक कप्तान हो और उसको उसकी मर्जी के आप प्लेयर ना कह मिले? तो ठीक रहे हैं, हम्म। मगर कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती रही हैं। देखें ना, आप लास्ट वर्ल्ड कप अगर आप देखें तो उसमें कोई कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आया था। ठीक है। अब कौन कैप्टन होगा? इतना नालायक तो कोई भी नहीं होता क्रिकेट में, सिवाय मेरा ख्याल जो उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी थी या जो लोग जिन्होंने सिलेक्शन की थी। मेरा ख्याल इससे नालायक सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकती थी ना, कि आप 5 ओपनर ले गए, आपने 3 विकेट कीपर साथ ले गए, ठीक है। आपने कहा जी कि ये यहाँ अच्छा खेलता है, तो आपने पिछली परफॉर्मेंस ही नहीं देखी कि 5 की एवरेज है, आप उठा के उसको सिलेक्ट करके ले गए। तो ये चीज़ें जो ये सिलेक्शन ने जो ब्लंडर किए थे, उससे बड़े ब्लंडर तो हो ही नहीं सकते ना, कि आपने हर चीज़ इतनी गंदा कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया में किसी का नहीं था। आपकी वह टीम थी जिसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं था, आपके मिडल ऑर्डर, आपके पास बैट्समैन ही नहीं था। तो ये गलतियाँ तो फिर अगर आप कहें कि ये कप्तान ने किया था, 9 सिलेक्टर थे, एक बंदा भी सिलेक्ट उन्होंने किया लेकिन होगा। इसमें देखें ये मलिक साहब, अगर मैं बात करूं तो एशिया कप से हमारा जो जो क्रिकेट नीचे जा रही थी, वो हमारा सफ़र नीचे की तरफ तब से शुरू हुआ था। हमारे पास अब इस वक्त देखें कि टीम में जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम खेली, बहुत ही बुरा परफॉर्म किया। यूएसए जैसी टीम से हम लोग मैच हारे। आपको एज ए कैप्टन, आप भी फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, आपने आपने देखें 103 टेस्ट मैचेस, 283 ओडीआई मैचेस आप पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। ये वर्ल्ड कप के दौरान आपको नजर आया कि टीम के अंदर जैसे ग्रुप बंदी है, टीम एक होकर खेल नहीं रही है, मतलब फाइटिंग स्पिरिट हमें नज़र नहीं आ रही? वो तो सबको नज़र आया जी, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आपकी देखें सिलेक्शन। मैं इसलिए कहता हूँ कि अथॉरिटी ये होनी चाहिए कि उसमें क्रिकेट बोर्ड को भी इसका साथ देना चाहिए, जो भी कैप्टन हो। ठीक है। कोई भी XYZ, जिसको भी आप कप्तान बनाए ना, तो फिर क्रिकेट बोर्ड को उसको अथॉरिटी देनी चाहिए, और कप्तान के पास खुद भी अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि जब मैं साउथ अफ्रीका में कैप्टन था, तो मैंने अपनी मर्ज़ी का, अगर वो स्पिनर टीम कह रही थी तो मैंने नहीं सुनी थी, मैंने अपनी जो चीज़ की ज़रूरत थी उसको बुलवाया था। ठीक है। तो यहाँ ये नज़र नहीं आता। यहाँ आपको देखें ना, कौन कप्तान होगा उसको अपनी अथॉरिटी दिखानी चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड को उसका साथ देना चाहिए। कि जब आप क्रिकेट बोर्ड साथ नहीं देगा ना, आप प्लेयर पावर होगी तो फिर ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि प्लेयर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करवाते हैं, अपनी मर्ज़ी से लोगों को सिलेक्टर लगाया जाता है, ग्रुप बंदी आपको क्लियर नज़र आएगी। ठीक है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को इस पे काम अच्छा, कर। मलिक साहब, शाहीन अफरीदी का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखें, मुझे तो, मैं टू बी ऑनेस्ट आपको सच बताऊं, मुझे किसी का फ्यूचर भी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। आप देखें पिछले शाहीन को अगर आप देखें तो उसकी पेस वो नहीं रही। एक 145 पे वो बॉल जो इन स्विंग करता था वो रिसीव कर देता था, मेन वेपन उनका वही था। अब जब आपकी पेस कम होती है तो आपको एडजस्ट कर जाते हैं बैट्समैन, आपको वो पेस नहीं रही, इसलिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान टीम के लिए खेलना है, किसी ने भी, किसी भी फास्ट बॉलर ने खेलना है, देखिए उसके लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको करने की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे पहले आप भी फास्ट बॉलर रहे हो, आप अगर जितनी देर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलोगे, ठीक है, आपकी टांगों में जान नहीं होगी। एग्जैक्टली ऐसे ही। आप लंबे ओवर्स नहीं कर सकते। ठीक है। आप देखो, आप जब टेस्ट क्रिकेट खेलोगे तो आप 4 ओवर्स के फॉर्मेट के बाद जाके आपको जब 15-20 ओवर करने पड़ेंगे। वकार वसीम क्यों या अख्तर क्यों इतने, मतलब एक डिफरेंट बॉलर थे, तेज थे, वेरिएशन थी, आमिर जो था, जी, आमिर, आसिफ, आसिफ। जितने लोग थे, ये डोमेस्टिक क्रिकेट लंबी लंबी क्रिकेट खेली है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम PSL खेलते हैं, उसमें हमारी जो इसमें बहुत बड़ा बुरा रोल जो मैं समझता हूँ अदा करते हैं, वो हमारा मीडिया है। जो जैसे ही थोड़ी सी कोई परफॉर्मेंस देता है, हम शोर मचा देते हैं कि जी इससे बड़ा पाकिस्तान को पास प्लेयर कोई नहीं है। ठीक है। वो उसको आप लेके टीम में आ जाते हो, उसको ना फील्डिंग करनी आती है, ना उसको बैटिंग करनी आती है, वो टुल्ले मार के आया होता है। तो
तो वो वहाँ आके एक्सपोज हो जाता है। हम्म, तो आप जितनी देर फर्स्ट क्लास देखे 2-3 सीज़न, अगर आपने किसी को पीएसएल से भी लेके आना ना, तो आपको एटलीस्ट उसको 2-3 साल देखना चाहिए हम्म, कि क्या कंसिस्टेंट है, कि ये एक मैच में स्कोर करने के बाद या 2 करने के बाद बाकी मैचों में इससे कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि अब वहाँ तो आप सिर्फ हिट आउट करते हो, जाके हिटें अच्छी लग गई, दिन आपका अच्छा हुआ, आपने अच्छा स्कोर कर लिया, बाकी पूरा सीज़न आप स्ट्रगल अच्छा, करते रहे। शाहीन शाह अफरीदी बेहतर बॉलर है या नसीम शाह? देखिए मुझे ज्यादा पोटेंशियल किस में नजर आया? देखिए बॉलर दोनों ही बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैंने जैसे आपको कहा ना कि दोनों इंजरी प्रो हैं, दोनों को इंजरी की बहुत प्रॉब्लम है इस वक्त। नो डाउट नसीम अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि उसकी पेस कम नहीं हुई। रिहैब शहीन कंप्लीट करके आया। आप देखें ना, उसने कोई भी बॉलर अनफिट होगा, उसको प्रॉपर अपनी मेहनत करके वापस आना चाहिए। जितनी देर आप फिट नहीं होते, आप इस लालच में कि मैं लीग खेल लूँगा, मैं अपने पैसे बनाऊँ और पाकिस्तान को आप पीछे छोड़ दें, तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे। ठीक है। आप दुनिया में कहीं भी देख लें कि जो भी कोई अनफिट होता है, वो प्रॉपर जितनी देर फिट नहीं होता, आप बुमराह को देख लें कितनी देर अनफिट रहा। और जैसे उसने कमबैक किया, अमेजिंग, अमेजिंग था ना, क्या बात। इसलिए कि वो हाफ फिटनेस पे नहीं आया, रिहैब पे नहीं वो आया, फुली फिट होके वापस आया था। टाइम लिया उसने। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मैं क्यों बार बार कहता हूँ, जितनी देर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप फिट नहीं हो सकते, आप लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप 4 ओवरों की क्रिकेट के बाद पाकिस्तान टेस्ट मैच के लिए आपको तो सिलेक्टरों को कंसीडर ही नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को जो सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएं, अ, अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो करंट मैच हुआ है। अभी टेस्ट मैच हमने देखा है, पाकिस्तान पहली मरतबा बांग्लादेशी ये मैच आ रहा है। पहले तो मुझे ये बताएं, शान मसूद को एज ए कैप्टन आप कैसा देख रहे हैं? आप कैसा देखते हैं? मैं तो अगर ऑनेस्टली, अगर आप, मैं तो उसी एंगल से देखता हूँ जिस एंगल से एक क्रिकेटर को देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारे पास ऑप्शन और भी था, शान मसूद की जगह भी हमारे पास और ऑप्शन था कि अगर हम कप्तान कोई और बना देते। लेकिन इस मैच में अगर आप बात करें तो आपको क्या लीडरशिप क्वालिटी नज़र आई है शान मसूद की तरफ से? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कप्तान की अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैप्टन, आपकी अथॉरिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं, इस टेस्ट मैच में आपने कभी, आप ये हमारा मैच पिंडी में हो रहा था या पर्थ में हो रहा था? पिंडी में। पिंडी में हो रहा जी था। बिल्कुल, पिंडी में। तो पिंडी में कौन सी आपने आज तक पाकिस्तान में देखा है कभी कि 4 फास्ट बॉलरों के साथ आप खेले हों? मैंने तो कभी नहीं देखा। तो आपने इस बात से अंदाज़ा नहीं लगाया कि जब मैच ख़त्म होता है तो उनकी हमारे कप्तान की ऑब्जर्वेशन ही ठीक नहीं है? मैं इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि कप्तान का तो उस वक्त पता चलता है ना जब आप सिलेक्शन करते हैं। तो आपको तो आप खुद ही एक्सपोज हो गए, आपने 4 फास्ट बॉलर खिला रही हैं और आप बाद में कह रहे हैं कि जी एरर। तो ये एरर तो फिर आपने तो हमें उस टीम से हरवा दिया है जिससे आप सोच ही नहीं सकते। पहली मरतबा टेस्ट मैच जीता है बांग्लादेश, तो मैं वही कोई कह तो रहा हूँ आपको ना कर जी सकता था। कि आप देखें इन्होंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी कि हल्की टीम को यहाँ बुलवा के अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो जो पिछला गंद है, जो वर्ल्ड कप में जो जो बैड परफॉर्मेंसेस थी, उनको कवर करेंगे। ठीक है। ये तो अब हमारा ये हाल हो गया कि हम बांग्लादेश से भी हारना शुरू हो गए हैं। आप यहाँ रह के आप अपनी कंडीशन को देखें। हम काउंटी खेलते थे ना, जी जी तो हम होम और अवे मैच खेलते थे, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है है, ना, ठीक ये है। हमारा होम मैच हो रहा था। तो एटलीस्ट हमें अपनी कंडीशन के मुताबिक तो विकेटें बनानी चाहिए थे ना, और हमें पता होना चाहिए था कि हमारी कंडीशन क्या, हमारे प्लेयर्स को क्या सूट करती है। अगले टीम को आपने दे के पिच तैयार करनी थी, आपको यही नहीं पता कि यार आपने अपनी पिच क्या बनाई है, आपने इस पे कितने फास्ट बॉलर खिलाने हैं, कितने स्पिनर होम खिलाने सीरीज हैं। पे हम मैच खेल रहे हैं और पैराडाइज दूसरी टीम के लिए तैयार कर दी। तो ये तो आपको इतनी तो अकल नहीं है कि आपने क्या टीम सेलेक्ट करनी है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार। मैं तो हैरान हूँ कि इतने आपको धचका लगा जब आपको, जब
कल पाकिस्तान ये मैच आ रहा है पहली मरतबा, यार आप पूरे क्रिकेटिंग इतना लंबा आपका कैरियर है, मैं आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि बांग्लादेश से भी पाकिस्तान हारेगा मैं कभी? आपको बताऊं, अब धचके इतने लग रहे हैं कि अब ये धचके फील ही नहीं हो रहे। आफ्टर शॉक जो वो आता है बेसिक ना वजह इन शॉक्स की। इसलिए कि सिलेक्शन ही ठीक नहीं आपकी हो रही। आपको आप बुरे से बुरी सिलेक्शन किए जा रहे हैं। मैं आप पिछली सिलेक्शनों को भी अगर आप मैंने मिसाल दी थी, आपको यही नहीं पता। आप देखें ना, आप जब क्रिकेट बोर्ड चेंज होता है तो ऐसे लोग ला के आप बिठा देते हैं जिनको आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का पता ही नहीं होता। ठीक है। आप सिलेक्टर आप कोचेज़ ऐसे ले आते हैं। आप मुझे बताएं गिलस्पी का क्या रोल है इसमें? अब वो क्या इसका जवाब देगा? सिर्फ या ऑस्ट्रेलिया नहीं। बाकी जितने लोग आपने ला के बिठाए हैं, तो ये तो इनको तो पाकिस्तान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है ना। ये तो हारेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ ये आप हारेंगे तो रिज़ाइन देंगे और चले जाएंगे, बिल्कुल पैसे ऐसे ही। लेंगे और चले जाएंगे। आप उनको पूछने, आप उनसे क्या कुछ नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। बात यह है कि आपको एटलीस्ट ऐसे लोगों को लाना चाहिए जिनको कोई थोड़ी सी क्रिकेट की सेंस हो, ठीक है। जो क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते हो कि भाई अपनी कंडीशन में किन प्लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, कौन सा प्लेयर कहाँ आपको फ़ायदा दे सकता है। वो ये आपको अभी तक ये नहीं पता। आप उसी नीचे से देखें, जो हॉकी का हाल हुआ था ना हमारा, एक टाइम पे था कि हम प्राउड फील किया करते थे। जब मैं सुबह बहुत यंग था, जब हम सुबह सुबह जाग के देखा करते थे। अब कोई नहीं देखता हॉकी। अब ये क्रिकेट का भी मेरे लगता है ये उसी तरफ लेके जा रहे हैं कि कोई बंदा क्रिकेट नहीं देखेगा, और बहुत सारे लोग डिसहार्ट हो चुके हुए हैं। हम जैसे हो चुके हुए हैं कि यार हमें दुख होता है देख के कि हमारी इतनी अच्छी टीम थी और इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, हम घुमा फिरा के उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं और नीचे हमारी क्रिकेट जाए जा रही है। उस क्रिकेट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। डोमेस्टिक देखें, सबसे पावरफुल चीज़ है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट। जितनी देर आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर होना चाहिए अगर आपने अच्छे प्लेयर निकालने हैं। और वो अच्छे प्लेयर निकालने के लिए आप देखें, इंडिया में अंडर 19 का कौन कोच था? राहुल द्रविड़ था, जिसको मैं मानता हूँ कि दुनिया का बेस्ट प्लेयर था, ठीक वन है। ऑफ द बेस्ट था। जो अच्छे प्लेयर्स थे दुनिया में निकाले, उनमें टेक्निकली वो सबसे बेहतर प्लेयर है। उसने इंडिया के प्लेयर नीचे से तैयार करे। आपके कौन तैयार कर रहे हैं? आप कौन, जुनेद या डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहा है, या कौन लोग चला रहे हैं जिनका क्रिकेट से वो ऐसे ही आपको टैलेंट देंगे जिन्होंने कोई कुछ नहीं खेला हुआ, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई आइडिया नहीं। फिर आप बुलाते हैं, बाहर से लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि यार हमारी क्रिकेट ठीक कर दो। ओह भाई, आपके पास अल्लाह ताला ने इतने लोग, आपके टैलेंटेड लोग दिए हुए हैं, आप उनसे फ़ायदा ही नहीं लेते। आप बाहर से लोगों को बुला के फिर 6 महीने 3 महीने साल के बाद आप कहते हो अस्सलाम वालेकुम जी। वो कहता है मैं जा रहा हूँ, आपकी टीम ठीक नहीं है, आपके प्लेयर ठीक नहीं है, आपके ग्रुप है। तो ये चीज़ें ठीक, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट सबसे बेहतर आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको टीम चाहिए। आप ज़रूर उसको वार्न करें कि यार ये आपकी फ़िटनेस लेवल ठीक नहीं है, ये आपको चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। मगर आप एक अच्छे प्लेयर को निकाल के आप अपने सिफारशी प्लेयर को खिलाएंगे तो वो तो गया ना। जी बिल्कुल ऐसे ही, प्रोग्राम तो बढ़ गया है। ठीक है। वो तो बच्चा कहेगा यार मैं इतना स्कोर भी किया है और मुझे सिलेक्ट ही नहीं किया गया सिर्फ इसलिए कि मैं शायद डंड सही नहीं लगा सका या मेरे से 5-6 के चक्कर की जगह मैंने 5 लगाए हैं। आप टाइम लेके बैठ जाते हैं। ये पागलों की तरह कुछ लोग बिठा दिए इन्होंने। फिटनेस की फिटनेस बहुत होनी चाहिए। तो इस तरह आप अपने टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं। आप उनको वार्न करें कि भाई ये तुम्हें वार्निंग है, 3 माह में अपने आप को ना फिटनेस लेवल ठीक करोगे, नहीं करोगे तो फिर हम आपको आप सीधे ही निकाल लें। नहीं जी इसने डंड नहीं लगाए, इसको बाहर। ये मैं आपको करंट प्लेयर दिखा सकता हूँ जिन्होंने टॉप स्कोरर हैं, उनको बाहर निकाल दिया इन्होंने सिर्फ अपने सिफारशी लोगों को खिलाने के लिए। ठीक है। तो ये इस तरह तो क्रिकेट ठीक नहीं होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया असलीम मलिक साहब आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने
पूरे क्रिकेट के ऊपर जितने खूबसूरत अंदाज से अपना तबसरा किया, फिर अपने वो वाक़या जो 92 वर्ल्ड कप में हुए, फिर 87 के वर्ल्ड कप में, एक ऐसा मैच था जिस मैच के दौरान वो इंजर्ड हुए थे वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ फैसलाबाद में। उनका भी बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पहले और पाकिस्तान के लिए खेलना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, जिस तरह इस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड में ओहदेदार बैठे हुए हैं उनको मेंशन करके उन्होंने जो तजावीज़ दी हैं, होपफुली के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर व फिक्र करेंगे, अमल करेंगे, ताकि जो डिज़र्विंग प्लेयर हैं, जो क्रिकेट को चला सकते हैं, इस तरह के लोगों को अगर मौका दिया जाएगा तो होपफुली के अच्छे रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।